2024 के लोकसभा चुनाव में जीते 543 में से 251 यानी 46% ऐसे एमपी हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो 2019 में 30% था, 2014 में 34% था और 2019 में 43% था। और अगर बात करें गंभीर आपराधिक मामलों की, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है, तो 251 सांसदों में से 170 यानी कि 31% ऐसे सांसद हैं। और ऐसी दागी एमपी 2019 में 14% थे, 2014 में 21% थे और 2019 में 29% थे, जो कि 124% की ग्रोथ को दर्शाता है। और बात सिर्फ सांसद लोगों तक ही सीमित नहीं है, इसमें एमएलए लोग भी पीछे नहीं है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 70 विधायक में से 31 यानी 44% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें से 24% यानी कि 17 विधायक पर गंभीर मामले, जिसमें हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध शामिल है। और ऐसा नहीं कि इन क्रिमिनल चार्जेस में इनको फंसाया जा रहा है, बल्कि ये तो वो अपराध है जिनमें पुलिस को एविडेंस मिले हैं, उसमें आई विटनेस मिले हैं, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है और कोर्ट ने इन चार्जेस को कंफर्म भी किया है। वैसे तो क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से बाहर करने का बहुत ही आसान तरीका है कि पार्टी या तो ऐसे लोगों को टिकट ही ना दे या पब्लिक ऐसे क्रिमिनल्स को वोट ही ना दे। लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1998 से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। 1998 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिकल रिफॉर्म, जिसे एडीआर नाम से ज्यादा जाना जाता है, कोर्ट में एक याचिका दायर करके मांग करते हैं कि राजनीतिक उम्मीदवारों को उनके आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति और शिक्षा योग्यता की जानकारी देना अनिवार्य किया जाए। और 1999 में भी एक पीआईएल दायर की जाती है इसी मांग को लेकर। लेकिन भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर इस पीआईएल का विरोध करती हैं। ये राजनीतिक पार्टियां देश के किसी भी और मुद्दे पर आज तक एक साथ नहीं है, लेकिन जब भी बात इन पार्टियों के ऊपर आती है तो ये सब एक हो जाते हैं। लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि हर उम्मीदवार को अपनी पूरी जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत करनी हो। और इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो बेकसूर है। और इस चीज का पूरा फायदा होता है सिर्फ पॉलिटिशियन और नेताजी को, क्योंकि क्रिमिनल केस होने पर भी या जेल में होने पर भी वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं और जीतकर मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप आईएएस, पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है, तो आपको ऑफर लेटर तो दूर की बात है, क्लर्क और प्यून की जॉब भी नहीं मिलेगी। भारत के जेल में लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पर अभी कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, लेकिन वो जेल में बंद है और पॉलिटिशियन पर चार्जशीट होने के बाद भी वो बाहर है। तो ये सारी चीजें सिर्फ आम आदमी पर लागू होती है, पॉलिटिशियन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। और आप देखो कि इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टियों को कितना मुश्किल हो जाता है एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्योंकि एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले। और नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का एक कॉम्बिनेशन होता है। और पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना हो, ब्लैक मनी मैनेज करना हो, कैंपेनिंग करना हो, भीड़ इकट्ठा करना हो, ये हर चीज में काम आते हैं और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी इन्हें इतना पसंद करते हैं। पहले ये लोग इतने डिमांड में नहीं थे, पहले इनका काम सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना और बूथ कैप्चरिंग तक लिमिटेड था। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी की निर्भरता इन पर बढ़ती गई और पॉलिटिकल पार्टीज को इनकी जरूरत भी बढ़ने लगी। लेकिन भारत में कास्ट और धर्म की राजनीति चलती है और यहाँ कास्ट और सिस्टम अफेयर की वजह से लोगों की मजबूरी बन जाती है इन क्रिमिनल्स और बाहुबली लोगों को वोट देना। आज की डेट में अगर आपको एक एफआईआर भी करनी हो ना तो जुगाड़ करना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आप अपने जात वाले नेता के पास चले जाओ तो हो सकता है कि आपका काम बड़ा आसानी से हो जाए, क्योंकि ये जो कमजोर सिस्टम है यहाँ यही मजबूर करता है हम लोगों को वोट देने को। और ये लोग इस बात का पूरा ध्यान भी रखते हैं कि ये कमजोर सिस्टम कभी भी दुरुस्त ना हो। हर नेता यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम खराब है, भ्रष्ट है, सिस्टम में कमियां हैं और मैं इसे दूर कर दूंगा। और गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते नेताजी खुद कब अमीर बन जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। चुनाव जीतने का एक सुपरहिट फॉर्मूला होता है कि पहले कोई एरिया डिसाइड करो, उस एरिया में जो कास्ट मेजोरिटी में उस कास्ट का कोई दबंग या बाहुबली टाइप नेता खड़ा करो और थोड़ा रॉबिन हुड टाइप काम करने लगो, जनता को वोट देने लगे। और अगर कोई ज्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज्यादा समझ आ गई है तो छोटा मोटा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी फिर बन जाएगी आपको ही वोट करना। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज सीएमएस के रिपोर्ट के हिसाब से 2019 लोकसभा में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट खर्च किया गया और 2024 में खर्चा 1.35 लाख करोड़ के आसपास था। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है इलेक्शन के ऊपर और ये अमाउंट कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा होता है। और आपको क्या लगता है कि इतना पैसा खर्च करके कोई पार्टी या व्यक्ति जीत कर सत्ता में आएगा तो पहले वो अपना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट निकालेगा या आपका काम करेगा? वैसे तो सारी ही पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती रहती है अपने अलग अलग मुद्दे और विचार को लेकर, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी पार्टी फंडिंग की बात आती है तो ये सारी पार्टियां एक हो जाती है, क्योंकि ये लोग कभी चाहते नहीं कि पार्टी की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी पार्टी एक बार पावर में आती है सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती है। जो पुलिस वाले ऑफिसर उनकी बात नहीं मानते उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब बात सिक्योरिटी की आती है तो 19,000 नेताओं की सिक्योरिटी 66,000 पुलिस वाले कर रहे हैं। और जब बात आती है आम आदमी की सिक्योरिटी की तो प्रति 1 लाख व्यक्ति सिर्फ 158 पुलिस वाले हैं। और हर साल ये रिपोर्ट आती है कि 70% लोगों को पुलिस पर भरोसा ही नहीं। और इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ लोगों को पुलिस को देखकर सेफ की जगह डर महसूस होता है। आप देखो कि 15 साल के बच्चे को पता है कि आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना है, लेकिन हमारे पुलिस वाले को नहीं पता। और ये भ्रष्ट माहौल पॉलिटिशियंस को बहुत सूट करता है क्योंकि इसमें कोई जवाबदेही नहीं होती।